Hello everyone, in this video we are going to discuss maintenance under Muslim law. Maintenance under Muslim law is also known as nafqa. Please remember maintenance is different from dawa which was also known as meher. ठीक है? Meher is an essential condition for a valid nikah. ठीक है? If you remember, it is an essential condition for a valid nikah. मेहर के बिना निकाह कंप्लीट नहीं होता है, फुलफिल्ड नहीं होता है. ज़रूरी नहीं है कि मेहर निकाह के टाइम पर ही प्रॉमिस किया जाए, वो बाद में भी दिया जा सकता है, बट हाँ एक वैलिड सब्सिस्टेंस ऑफ निकाह के लिए मेहर ज़रूरी होता है. ठीक है, बट मेंटेनेंस मेहर नहीं होता है. ठीक है, इट इज़ नफका. दैट मीन्स मेंटेनेंस में जो एक पर्सन है, एक मुस्लिम मैन है, वो अपनी वाइफ के फूड, एलिमेंट्स एंड लॉजिंग्स, बेसिक जो नेसेसिटीज होती हैं एक पर्सन के लिए उनको फुलफिल करता है बेसिकली. ठीक है, फूड, एलिमेंट्स एंड लॉजिंग्स ये बेसिक नेसेसिटीज है एंड इनको फुलफिल करता है, राइट. एंड उसके बाद बेसिक नेसेसिटीज के अलावा अगर जो सोशल स्टेटस है पार्टीज का उसके अकॉर्डिंग अगर और मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए तो वो भी दिया जाता है, बट बेसिक नेसेसिटीज नीड्स टू बी फुलफिल्ड. ठीक है, इनफैक्ट एक मुस्लिम मैन सिर्फ अपने वाइफ के प्रति ही नहीं, जो उसके चिल्ड्रन है, ठीक है, प्लस उसके जो पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, इफ दे आर नॉट अर्निंग, देन उनके कंटेक्स्ट में भी एक मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू प्रोवाइड मेंटेनेंस. सो नॉर्मली हु ऑल आर द पर्सन्स हु आर एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस? entitled to maintenance wife, minor son, so until the age of 18 years only. Unmarried daughter, अनमैरिड डॉटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर की होती है टू मेंटेन हर. ठीक है, अब वो मैरिज किसी भी एज में हो रही हो, इट डजेंट मैटर, जब तक मैरिज नहीं होती है तब तक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मेंटेन द डॉटर. देन फोर्थ इज पेरेंट्स, if they are not earning. Married daughter also if she is poor. Married daughter if she is poor. Then eldest son if he is indigent. सो इन सबको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मुस्लिम मैन की. बट ये तो रिलेशंस हमने डिस्कस करे हैं जब देर इज अ वैलिड सब्सिस्टिंग मैरिज. ठीक है, बट व्हेन देर इज नॉट अ वैलिड सब्सिस्टिंग मैरिज, व्हेन द मैरिज हैज डिसॉल्व्ड, व्हेन द मैरिज हैज डिसॉल्व्ड. ठीक है, अगर मैरिज डिसॉल्व हो गई है तो उस केस में भी जो माइनर सन है उसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फादर की, राइट. देन अनमैरिड डॉटर जब तक है उसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डजेंट मैटर वेदर द मैरिज इज सब्सिस्टिंग और नॉट. ठीक है, इनके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो रहेगी ही. पेरेंट्स, देन मैरिड डॉटर इफ शी इज पुअर एंड एल्डेस्ट सन इफ ही इज इंडिजेंट, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो रहेगी ही. बट व्हेन वी टॉक अबाउट वाइफ, ठीक है, वाइफ दिस वर्ड इंडिकेट्स दैट देयर वाज अ वैलिड सब्सिस्टिंग मैरिज. ठीक है, बट एक बार तलाक हो गया, मान लो तलाक हुआ है, ठीक है, तो तलाक के केस में नॉर्मल रूल जो फॉलो होता था वो ये था कि इद्दत पीरियड तक मेंटेनेंस देना पड़ेगा एक हस्बैंड को और उसके बाद वो लायबल नहीं है मेंटेनेंस देने के लिए. सो मेंटेनेंस ओनली टिल इद्दत पीरियड. अब
इससे क्या हो रहा था कि हस्बैंड की अनफेटर्ड पास तो थी ही टू प्रोनाउंस तलाक एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है, एंड विद इन 3 मंथ्स अगर गुड फॉर्म ऑफ तलाक है, हसन हसन फॉर्म ऑफ तलाक है, ठीक है, तो उनमें विद इन 3 मंथ्स वो जो तलाक है वो फाइनल हो जाता था, इरेवोकेबल हो जाता था, ठीक है। बट मेंटेनेंस तो उस वाइफ को सिर्फ 3 महीने का मिला, इद्दत पीरियड तक का ही मिला, और उसके बाद शी हैज बीन लेफ्ट ऑन हर ओन, ठीक है। एंड जरूरी नहीं है कि उधर वाइफ का कंडक्ट खराब रहा भी हो या नहीं रहा हो, क्या पता हस्बैंड ने तलाक ऐसे ही दे दिया हो। सो देयर वर अ लॉट ऑफ सिचुएशंस, देयर वर अ लॉट ऑफ केसेस इन विच द वाइफ वॉज एक्चुअली पुअर, उसके पास कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, एंड आफ्टर द हस्बैंड हैज डिवोर्स्ड हिज वाइफ शी हैज बीन लेफ्ट ऑन हर ओन, ठीक है। उसके चिल्ड्रन को मेंटेन करना, देन वाइफ को मेंटेन करना, वो सब वाइफ को खुद देखना पड़ रहा था, एंड शी वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी काइंड ऑफ मेंटेनेंस। सो दिस इशू वॉज addressed by the Supreme Court in the case of Shah Bano Begum versus Mohammad Ahmad Khan. This has been decided in the year 1985 by Supreme Court. Now this case was decided by a 5 judge bench, ठीक है, 5 judge bench का ये decision था, and in this case the court commented on the jurisdiction of courts to award maintenance under section 125 of CRPC, ठीक है, जो सेक्शन 125 ऑफ CRPC है, एंड प्रेजेंटली दैट इज सेक्शन 144 ऑफ BNSS, ठीक है, दोनों सिमिलर है। देन सेक्शन 125 ऑफ CRPC, उसमें वाइफ हु इज नॉट एबल टू मेंटेन हरसेल्फ शी कुड गो टू द कोर्ट्स अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड, ठीक है। डिवोर्स वाइफ भी उसमें जाती थी बट उसको मेंटेनेंस नहीं मिलता था। Now the court in this case observed that the ability of the husband to maintain his divorced wife after the expiration of iddat period will depend on the fact whether the wife is able to maintain herself or not. So the ability of the husband to maintain the divorced wife will depend on whether the wife is able to maintain herself or not. So this means the period तक मेंटेन करना वाइफ को, दैट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द हस्बैंड, ठीक है, वो 3 मंथ्स जो है तब तक तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, बट उसके बाद वाइफ को मेंटेन करना है या नहीं है ये इस चीज पर डिपेंड करेगा, वेदर द वाइफ इज एबल टू मेंटेन हरसेल्फ और नॉट। इफ द वाइफ इज एबल टू मेंटेन हरसेल्फ, ठीक है, तब हस्बैंड की ऑब्लिगेशन नहीं अराइज होगी टू मेंटेन द वाइफ, द डिवोर्स्ड वाइफ, ठीक है। लेकिन if the wife is not able to maintain herself after the expiration of the period, then it is the obligation of the husband to maintain his divorced wife unless and until she is able to maintain herself or she remarries some other person। जब तक उसकी रीमैरिज नहीं होती है या फिर वो जब तक खुद को मेंटेन करने के लिए केपेबल नहीं हो जाती है तब तक हस्बैंड की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी टू मेंटेन हिज डिवोर्स्ड वाइफ। इट विल बी the obligation of husband to maintain his divorced wife after the expiration of the period if she is unable to maintain herself. This will continue till
she is able to maintain herself or she remarries. ठीक है, दोनों में से अगर कोई भी इंसिडेंट होता है देन इन दैट सिचुएशन हस्बैंड इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू मेंटेन his divorced wife, otherwise he is obligated to maintain his divorced wife if she is not able to maintain herself. अब इस जजमेंट के बाद मुस्लिम सेक्ट ने काफ़ी ज़्यादा ओपोज किया इस जजमेंट को, बिकॉज यहाँ पर मुस्लिम हस्बैंड की जो ऑब्लिगेशन थी वो इद्दत पीरियड से बियॉन्ड एक्सटेंड हो गई थी टू मेंटेन द वाइफ. ठीक है, नाउ ऑपोजिशन इतना ज़्यादा हो गया था कि इसके कंटेक्स्ट में पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, दैट इज द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट ऑफ 1986. अब इस एक्ट की ये खास बात थी, इसके टाइटल में तो ये चीज़ आ रही है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट ऑफ 1986, बट एक्चुअली यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं हो रही थी. विद दिस एक्ट द पीरियड फॉर विच द हस्बैंड इज एंटाइटल्ड टू मेंटेन हिज डिवोर्स वाइफ वॉज अगेन लिमिटेड टू 3 months. इद्दत पीरियड तक ही लिमिट कर दिया था. सो अकॉर्डिंग टू this act, the husband is obligated to maintain his divorced wife only till the iddat period. ठीक है, तो इसमें वापस जो शाहबानो जजमेंट था उसको रिवर्स कर दिया गया और जो ऑब्लिगेशन थी हस्बैंड की वो इद्दत पीरियड तक ही लिमिट कर दी गई. नाउ इफ द वाइफ इज नॉट एबल टू मेंटेन हरसेल्फ आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ इद्दत पीरियड, देन द रिलेटिव्स हु विल बी एंटाइटल्ड टू इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम दैट वाइफ विल आर लायबल टू मेंटेन हर. ठीक है, हस्बैंड की यहाँ पर ऑब्लिगेशन खत्म कर दी इद्दत पीरियड तक की. ठीक है, उसके बाद जो रिलेटिव्स एंटाइटल्ड होते इनहेरिट प्रॉपर्टी करने के लिए वाइफ से इन द केस ऑफ हर डेथ, ठीक है, वही रिलेटिव्स अब एंटाइटल्ड होंगे टू मेंटेन हर आफ्टर दिस एक्सपायरेशन ऑफ इद्दत पीरियड. सो इफ आफ्टर द इद्दत पीरियड the wife is unable to maintain herself, then the relatives who are entitled to inherit property in the event of her death will be liable to maintain her. Will be liable to maintain her. यहाँ पर जो मैजिस्ट्रेट है वो डायरेक्टली उन रिलेटिव्स की लाइबिलिटी एस्टैब्लिश कर सकते हैं टू मेंटेन दैट डिवोर्स वाइफ. एंड स्टिल इफ देर आर नो सच रिलेटिव्स या फिर वो अब भी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं वाइफ को, देन इन दैट सिचुएशन द मैजिस्ट्रेट will order the state waqf board to maintain her. ठीक है, इस सिचुएशन में स्टेट वक्फ बोर्ड जो होगा वो मेंटेन करेगा डिवोर्स वाइफ को. अब इस एक्ट में और भी बहुत सारे प्रोविजंस थे, बट मेंटेनेंस ऑफ वाइफ के रिगार्डिंग ये मेजर प्रोविजन था जिसमें हस्बैंड की लाइबिलिटी को लिमिट कर दिया गया इद्दत पीरियड तक. अगर वो तब भी मेंटेन नहीं कर पा रही है तो जो रिलेटिव्स हैं जो नॉर्मली आइडियली इनहेरिट करेंगे प्रॉपर्टी उस वाइफ से, दे आर लाइबल टू मेंटेन हर. एंड स्टिल
if she is not able to maintain herself, या फिर वो relatives भी maintain नहीं कर पा रहे हैं, then in that situation the magistrate can order the state work code as well to maintain that divorced wife. Now this act was challenged in the case of Daniel Latifi versus Union of India. This was decided in the year 2001 by the Supreme Court. Now, in this case, the constitutional validity of this act was upheld. First of all, the constitutional validity of the act is upheld. कोर्ट ने बोला कि सारी बातें ठीक है, ठीक है. हस्बैंड एंटाइटल्ड है टू मेंटेन हिज डिवोर्स वाइफ ओनली टिल द पीरियड ऑफ इद्दत, ठीक है. इद्दत पीरियड के एक्सपायर होते ही हस्बैंड की ऑब्लिगेशन भी खत्म हो जाएगी, ये बात भी ठीक है. इफ द वाइफ इज स्टिल नॉट एबल टू मेंटेन हरसेल्फ, तो जो रिलेटिव्स उससे इनहेरिट करेंगे प्रॉपर्टी, वो लायबल होंगे टू मेंटेन हर, ये बात भी ठीक है, ठीक है. और उसके बाद अगर स्टिल if the wife is not able to maintain herself, or if the relatives are not able to maintain the wife, then in that situation the magistrate can order state work code to maintain that divorced wife. ये बात भी ठीक है. कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटीज एक्ट की अपहोल्ड करी, बट देयर वाज अ मेजर चेंज, एंड दैट चेंज वाज दैट द कोर्ट इंटरप्रेटेड दिस प्रोविजन डिफरेंटली. वो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन क्या था? वो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ये था कि हस्बैंड की लाइबिलिटी इद्दत पीरियड तक ही है टू मेंटेन द वाइफ, बट ड्यूरिंग दैट इद्दत पीरियड ही विल हैव टू मेंटेन रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन फॉर द फ्यूचर मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ. कोर्ट ने बोला इद्दत पीरियड तक ही मेंटेन करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस इद्दत पीरियड में ही उस हस्बैंड को रीजनेबल और फेयर प्रोविजन बनाना पड़ेगा वाइफ के फ्यूचर मेंटेनेंस का. तो कोर्ट ने एक्ट को अपहोल्ड किया, बट साथ में फ्यूचर मेंटेनेंस जो होना है वाइफ का, उसका भी प्रोविजन उसी टाइम पर बना दिया, ठीक है. तो इद्दत पीरियड में ही जो भी फ्यूचर प्रोविजन है वाइफ के मेंटेनेंस के लिए, उसका पूरा इंतजाम हस्बैंड को उस इद्दत पीरियड में ही करना पड़ेगा. सो दिस वाज द मेन ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्ट. सो प्लीज राइट दिस डाउन. अ मुस्लिम हस्बैंड shall make a reasonable and fair provision for the future maintenance of the divorced wife during the iddat period itself. And this provision must be made in accordance with Section 3(1)(a), Section 3, subsection 1, clause A of the Act. So actually with this case the controversy regarding this particular aspect was settled down, ठीक है, क्योंकि इससे पहले तक जुडिशरी और पार्लियामेंट इन दोनों में टर्फ ही चल रहा था कि क्या पोजीशन होनी चाहिए एग्जैक्टली मुस्लिम हस्बैंड की, बट विद दिस जजमेंट दिस पोजीशन वाज सेटल्ड डाउन. नाउ रिगार्डिंग द स्केल ऑफ मेंटेनेंस अंडर सुन्नी लॉ, social position of both husband and wife is taken into consideration to determine the amount of maintenance. कितना मेंटेनेंस मिलना चाहिए वाइफ को,
उसके लिए social position of both husband and wife are taken into consideration. But under Shia law, social position of husband and and requirements of wife are taken into consideration. Also, if the husband is minor, अगर husband minor है तो उस केस में कौन मेंटेन करेगा? फादर मेंटेन करेंगे. फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ विल मेंटेन हर. सो फादर ऑफ सन entitled to maintain the wife. Now, there is one more landmark judgment on the issue of maintenance under Muslim law, that is Noor Sabah Khatun versus Muhammad Qasim. This was decided in 1997 by Supreme Court. Now, in this case, issue arose regarding the multiple jurisdiction under Section 125 of CRPC and Section 3 subsection 1 clause B of the Act discussed above. ठीक है, इन दोनों में एक टर्फ था and regarding that the issue arose regarding maintenance of minor children. इसमें issue arise हुआ maintenance of minor children के context में. So the issue majorly was regarding the fact that if the wife is divorced, ठीक है, अगर वाइफ का डिवोर्स हो गया, वाइफ का तलाक हो गया अपने हस्बैंड से, जो माइनर चिल्ड्रन है उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करने की लाइबिलिटी हस्बैंड की है या नहीं है. Whether the husband is liable to maintain minor children after divorce. Now, in this case, the court observed that both under statutory law and under customary law, ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ को भी अगर हम देखें और स्टैट्यूटरी लॉ को भी अगर हम देखें तो दोनों में ही if the husband has sufficient means, then it is his clear duty to maintain his minor children. So, if the husband has sufficient means, it is his clear duty to maintain his minor children. एंड प्लीज नोट दिस कि मैं जब माइनर चिल्ड्रन की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि सन के कंटेक्स में माइनर सन और डॉटर के कंटेक्स में अनमैरिड डॉटर. ठीक है, मैंने स्पेसिफिकली लिखा नहीं है बट इस चीज़ का ध्यान रखना कि माइनर चिल्ड्रन का मतलब यहाँ पर यही है. सन के कंटेक्स में माइनर सन till he attains the age of 18 years and daughter के context में unmarried daughter. It was also observed that section 125 of CRPC and section 3 subsection 1 clause B of the Act applies in different jurisdiction so if the conditions under section 125 CRPC are met, then the children are entitled to maintenance irrespective of jurisdiction under section 3 subsection 1 clause B of the Act.
सो बेसिकली कोर्ट ने यही ऑब्जर्व करा कि दोनों प्रोविजंस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और अगर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी की कंडीशंस फुलफिल हो रही है और 125 सीआरपीसी की भी फुलफिल हो रही है, तो दोनों में ही एंटाइटल्ड होंगे माइनर चिल्ड्रन मेंटेनेंस के लिए, एंड सेक्शन 125 में भी जाकर वो क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस. And please remember that section 125 of CRPC is now akin to section 144 of BNSS. Okay. So this was all regarding maintenance under Muslim law. Thank you.